कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एपिसोड 4 को। तो अगर आपने इससे पहले मेरे पहले 3 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है, तो आप जाके सुन सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मिर्ज़ापुर सीज़न 3 प्लेलिस्ट में जाके आप पहले 3 एपिसोड को एक्सप्लेन अच्छे से उसकी स्टोरी जान सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपनी एपिसोड 4 के साथ। तो एक कहानी आगे बढ़ती है और जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अब माधवी जो होती है वो इंस्पेक्टर दुबे को सस्पेंड करा देती है क्योंकि उसने हमला करवाया था गुड्डू के ऊपर जो कि लोगों के सामने आ चुका था। अब वो दुबे जी को एक ऑफ़र देती है कि अगर तुम्हें अपनी वर्दी वापस चाहिए तो एक डील करनी होगी। दुबे पूछता है कि डील क्या है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जैपो कहता है अगर तुम्हें वर्दी वापस चाहिए तो तुम्हें गीता को हाथ में लेके झूठ बोलना होगा, यानी कि सीधी सी बात है तुमको कोर्ट में जाके झूठी गवाही देनी होगी। किसके खिलाफ? रमाकांत पंडित के खिलाफ, जो कि गुड्डू के पापा होते हैं। क्योंकि वो चाहती है अब गुड्डू का बदला उसके पापा से लिया जाए और वो नहीं चाहते कि उसके पापा को किसी भी तरीके से बाहर आ जाए या किसी भी बेल पर वो बाहर आ जाए। तो अब इसके लिए इंस्पेक्टर दुबे हाँ कर देते हैं। वो उनके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में जो हमारे बड़े त्यागी होते हैं, भाई वो फिजिकली तो नहीं हो पाते अपनी भाभी के साथ, जो कि उसे अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया था। तो वो एक वेश्या खाना जाते हैं और वहाँ जाके अपनी भड़ास निकालते हैं, लड़कियों को बेल्ट से मारते हैं। अब नेक्स्ट सीन घूमता है भैया कोर्ट में। कोर्ट में जहाँ पे केस चल रहा होता है रमाकांत पंडित के खिलाफ। अब वहाँ पे अपोजिशन अपने गवाह यानी कि जो एसएसपी मौर्य की वाइफ होती है उनको बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं, पूछताछ करते हैं। और जहाँ पे वो सीधे सीधे रमाकांत पंडित के खिलाफ गवाही देती है और कहती है कि पहले ही रमाकांत पंडित के द्वारा हम मेरे पति को काफ़ी टेंशन थी और इसी टेंशन के चलते इन सबका जिम्मेदार रमाकांत पंडित है क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल करता रहता था। जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए रमाकांत अपने लिए लड़ता है क्योंकि वो एक वकील था। तो पूछता है कि आपको किसने कहा? क्या आपको एसएसपी मौर्य ने कहा कि मेरी वजह से वो टेंशन में है? जहाँ पे वो कहती है कि नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पति थे, मैं अच्छे से जानती हूँ उनको। जहाँ पे वो कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, चलो आप ये बताओ कि मैं आपके घर में कितनी बार आया हूँ? नहीं, मैंने आपके घर कितनी बार चाय पी है? जहाँ पे वो कहती है कि करीब 6-7 बार आप मेरे घर पे आए हो चाय नाश्ते के लिए। तो जहाँ पे वो पॉइंट आउट करता है कि योर ऑनर, जो बंदा 6-7 बार के घर पे आकर चाय पी के जा सकता है, आराम से उनके साथ हँसता बोलता है, फैमिली में इन्वॉल्व होता है, तो उसके मन में ऐसा क्या होगा कि वो उसका मर्डर कर देगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आउट निकल के आता है जो कि रमाकांत पंडित के द्वारा होता है। तो अब इसके लिए अपोजिशन जो होती है अपने नेक्स्ट गवाह को बुलाती है जो इंस्पेक्टर दुबे होते हैं और कहती है कि मैं इजाज़त चाहूँगा यो ऑनर आपसे भी और साथ साथ रमाकांत पंडित से भी कि मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं नए गवाह को पेश कर सकूं, क्योंकि उनकी लिस्ट में इसका नाम अब तक नहीं था। अब जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ रमाकांत पंडित को, वो एक पेशे से लॉयर है, तो हमेशा फ्रंट पे आके खेलते हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे हम सब जानते हैं कि रमाकांत पंडित उसूलों वाले आदमी है, तो वो कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको बुला सकते हैं। अब वो उससे पूछताछ करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये सोची समझा मर्डर है या फिर इन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया है? जहाँ पे दुबे जी सीधा सीधा कह देते हैं कि देखो सीधी सी बात है, जब लाला को गिरफ्तार किया गया एसएसपी मौर्य द्वारा तो उनका सीधा टारगेट अगला था गुड्डू, क्योंकि गुड्डू का कनेक्शन लाला से था, उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी और ये धंधा मिलकर चला रहे थे। तो अब वो गुड्डू को बचाने के लिए, क्योंकि वो उनका पापा है रमाकांत पंडित, उसने एसएसपी मौर्य का मर्डर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गुड्डू के खिलाफ कोई भी चार्जशीट फाइल हो, क्योंकि आज तक कोई भी केस गुड्डू के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। वो अब तक खुला घूम रहा है जबकि अपराधी वो है। तो वो झूठी गवाही दे देता है। फिर से जो जज साहब है इस केस को आगे बढ़ाते हैं ताकि रमाकांत पंडित को मौका मिल जाए अपने लिए खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब भाई नेक्स्ट सीन घूमता है फिर से लाला की ओर, जो कि जेल में होता है। वो अपनी बेटी को मिलने के लिए बुलाता है और अपनी बेटी को समझाता है कि देखो, मैं अपना जो भी कारोबार है ये दोबारा शुरू कर रहा हूँ और इसके लिए मेरी मदद कर रहा है शरद शुक्ला, आज से मेरा सारा धंधा वो संभालेगा। चाहे उसकी बेटी कहती है कि आप ऐसे इंसान पर भरोसा कर रहे हो जो आज तक अपना एक वादा भी नहीं पूरा कर पाया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जयप्यो कहता है कि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, तुम्हें ये बात माननी होगी। अब वो कहती है कि देखो, अगर आपको लगता है कि मैं उसके साथ सेफ रहूंगी तो ऐसा नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा सेफ्टी मेरी गुड्डू कर सकता है। तो अपने पापा से कहती है कि उससे ज़्यादा सेफ मैं गुड्डू के साथ रहूंगी। आपको ऐसा कैसे लगता है कि गुड्डू से ज़्यादा सेफ मुझे शरद शुक्ला रख सकता है, वो इंसान जो अपने बाप को नहीं बचा पाया? अब वो गुड्डू का नंबर अपनी बेटी को दे देता है एक डायरी में और कहता है गुड्डू से बात करना। अब भाई लाला के घर पे रेड पड़ चुकी होती है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार को अभी भी लगता है कि उसका अफीम का धंधा चल रहा है, इसलिए वो रेड पड़ा देता है, जिससे मुसीबत उनके द्वार तक आ चुकी होती है। अब मदद के लिए वो गुड्डू के घर पे जाती है और वहाँ पे कहती है गुड्डू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें अफीम दे सकती हूँ जिससे तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। जहाँ पे गुड्डू कहता है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए और भला होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो, अपना घर जाओ, वहीं गृहस्थी संभालो।
जहाँ पे वो कहती है कि देखो अगर तुम्हें नहीं लेना तो सीधा सीधा बताओ, मेरे पास जौनपुर का भी ऑफ़र है। अब जौनपुर का नाम आने के बाद जो गोलू होती है वो हाँ कर देती है इस धंधे के लिए, क्योंकि वो जानती है कि अगर जौनपुर में अफ़ीम की जो धंधा गया तो जौनपुर हमसे आगे निकल जाएगा। तो वो कहती है कि हाँ हमें मंजूर है, तुम बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि बिजनेस मैं देख रही हूँ। अब वो कहती है कि देखो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकती, तुम्हें पार्टी से मिलने के लिए बाहर जाना होगा, और पार्टी सिर्फ उसी से मिलेगी जो कि गद्दी पे बैठता है, जो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर है, न कि उनके कुत्तों से, जो कि एक टोंट होता है गोलू के लिए। अब वो कहता है कि ठीक है, गुड्डू कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ पे जाना है, और वहाँ पे खतरा भी होगा इसलिए मैं नहीं चाहता कि गोलू तुम वहाँ पे जाओ। अब गोलू को थोड़ा बुरा लगता है बट वो ड्राइवर को समझाती है कि अच्छे से लेके जाना, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। अब गुड्डू वहाँ से निकल लेता है अपने ड्राइवर अपने बंदों के साथ, और साथ ही लाला की बेटी को लेके जाते हैं ताकि डील अच्छे से हो जाए। अब वहाँ पे जाने के बाद वो डील करता है, वहाँ पे पहचानता है कि कौन डीलर है, जहाँ पे डीलर भी समझता है कि ये बंदा छोटा मोटा गुंडा नहीं है, अव्वल अव्वल लेवल का गुंडा है और इससे पंगा हम नहीं ले सकते। तो वो पैसे देता है और डील फाइनल करता है, और फाइनल होने के बाद गोलू से बताता है कि मैंने डील फाइनल कर दी है। अब इसके बाद वो खाना खा रहा होता है लाला की बेटे के साथ, जहाँ पे दोनों क्लोज आते हैं और फिजिकली हो जाते हैं। तभी गोलू के पास एक फ़ोन आता है वहाँ पे मिर्ज़ापुर में कि हमें पता लग गया है कि कालीन भैया कहाँ हैं और वो ज़िंदा है, वो सावेंत में है। अब वो पता लगने के बाद गोलू से रहा नहीं जाता, वो गुड्डू को फ़ोन करती है ये बताने के लिए, बट गुड्डू फ़ोन उठाता नहीं है क्योंकि वो लाला की बेटे के साथ होता है। अब गोलू खुद अकेले निकल जाती है गुड्डू का बिना वेट किए हुए। तो सबसे पहले तो वो जाती है जो गुड्डू की बहन का मंगेतर होता है उसके घर, क्योंकि वो उन सब का अकाउंट्स देख रहा होता है, और उनसे कहती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे सारा पैसा दे दो और अकाउंट क्लोज़ करो। अब पैसा लेने के बाद सीधा वो अपने उस फैक्ट्री में जाती है और लोगों को तैयार करती है, और उनसे हाथ में गन थमा देती है और बता देती है एडवांस में पैसा दे देती है। अब सीधा वो कालीन भैया के वहाँ पे जाती है, और यहाँ पे गुड्डू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और भाई गोलू को वहाँ पे बुलाने का सारा प्लान किसका होता है, वो होता है बड़े त्यागी का, क्योंकि वो गोलू से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वो किसी और के पास जाए, इसलिए वो एक और मौका देता है गोलू को, और उसको वहाँ पे अपने जाल में फंसाता है। क्योंकि इससे पहले उसने कॉल भी किया था गोलू को, बट गोलू मानी नहीं थी, वो बोलती कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो मिर्ज़ापुर से दूर रहना, अगर यहाँ के आसपास ही भटके तो तुम्हारी लाश जाएगी। तो ये बात उसको चुभती है, इसलिए वो अपनी जाल में उसको फंसाता है। और ये हमारी एंडिंग होती है एपिसोड 4 की। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एपिसोड 5 के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।